कैन वी स्टार्ट? शुरू कर सकते हैं। साथियों, आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये सिर्फ एक पत्रकार वार्ता नहीं है। ये जो पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिवासियों के खिलाफ, उनकी अस्मिता के खिलाफ, उनकी पहचान के खिलाफ, उसको उजागर करने का एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। 24 तारीख को, मतलब कि 2 दिन पहले, भाजपा ने एक आदिवासियों का समागम करा है, उनकी भाषा में वनवासियों का समागम। और इसमें पूरे देश से इन्होंने जो लक्ष्य रखा था कि हम 5 लाख लोगों को हर राज्य से लाएंगे और यहां पर 5 लाख लोगों को का एक बड़ा समागम होगा। पर हकीकत यह थी कि वहां से कुछ ही लोगों को यह ला पाए, और जिन लोगों को लाया गया वो पहला फुसला कर लाया गया। इस कार्यक्रम का नाम इन्होंने जनजातीय सांस्कृतिक समागम रखा, पर हकीकत में इसका आदिवासी सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं था, उनकी संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं था। क्योंकि ये जो कॉरपोरेट की लूट मची हुई है इस देश में, उस पर पर्दा डालने का एक प्रयास था। एक तरफ अंडमान निकोबार में, सेजीमाली में, हसदेव में ये आदिवासियों के घरों पर, आदिवासियों के जंगल और पेड़ों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जो भी आदिवासी आवाज उठाता उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ संस्कृति का ढोंग करते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उन सभी आदिवासी योद्धाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में जाकर आदिवासियों की आवाज को बुलंद करा और जो सच्चाई थी सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। साथियों, भाजपा का आदिवासी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। उनका अगर लेना देना है तो आदिवासी जो जमीन पर बैठे हैं, जिसके नीचे खनिज है, उससे उनका लेना देना है। एक तरफ ये पद्मश्री बांटने का काम करते हैं। अभी कल परसों ही हमारी जो बहन है देवकी अम्मा जी, उनको पद्मश्री दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने 3000 पेड़ लगाए। एक तरफ 3000 पेड़ लगाने पर पद्मश्री मिलता है, और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट करोड़ों पेड़ खत्म कर रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, क्या आप उनको जेल में भेजेंगे? अगर संस्कृति बचानी है तो पहले उस जमीन को बचाओ जहां से ये संस्कृति उपजी है। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो आदिवासी सिर्फ म्यूजियम तक सीमित रह जाएंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड में जब राहुल जी गए, इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही बीजेपी वालों ने कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं राहुल जी। पर जब राहुल जी वहां गए, उन्होंने देखा कि वहां करोड़ों पेड़ काटे जाने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अंडमान निकोबार में पेड़ काटे जाने वाले हैं। और मैं वहां 3-4 बार खुद होकर आया हूं, इसलिए सीधी बात करता हूं। वहां पर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है और जो ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में ये चीजें हो सकती हैं। ग्रेट निकोबार की अभी आबादी है 8000 लोग, सिर्फ 8000, और इनका जो टारगेट है वहां पर 5 लाख लोगों को लाकर बसाने का है। क्या जरूरत है 5 लाख लोगों की? अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के सिर्फ सवाल है, वो छोटे से क्षेत्र में हो जाएगी। पर नहीं, ये वहां पर टाउनशिप लाएंगे क्योंकि उससे पैसा आएगा। ये वहां पर अलग अलग कसीनो शुरू करेंगे क्योंकि पूरा आइलैंड अडानी खरीद लेगा, और तब जाकर इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। पर मैं आपको बता दूं, वहां पर शोम्पेन जनजाति रहती है, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ 200 लोग बचे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन। वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जब ये जंगल खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, वहां पर यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रखा है, उसको अभी ये कुछ सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट आया, 7 ऑफशोर माइनिंग प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, मतलब उसको रिसोर्स फ्रंटियर की तरह ये उपयोग करना चाहते हैं।
और साथ में एक बहुत बड़ा मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि ये जो 5 लाख लोग लाकर बसा रहे हैं, आपको अभी जानकारी नहीं होगी, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार, ये सेस्मिक जोन में मतलब अर्थक्वेक में 5 ग्रेड से बढ़ाकर इसको 6 ग्रेड में डाल दिया गया है। मतलब जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है जहां भूकंप आ सकता है। क्या ये 5 लाख लोग जो बाहर से ला रहे हैं उनको मरने के लिए वहां छोड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही नहीं, अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है ये हमारा क्लाइमेट का शील्ड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जो भी मॉनसून हमारे देश में आता है उसका गेटवे अंडमान निकोबार है। तो जहां आप ये पेड़ काट देंगे उसके बाद सूखा मेनलैंड में पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इन चीजों का जवाब कौन देगा? क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस चीज का जवाब दे सकते हैं? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो आदिवासी बनाम वनवासी का कितना बड़ा खेल ये लोग खेल रहे हैं। आप वीडियो चालू कीजिए। ये वनवासी कल्याण जनजाति कल्याण कुंभ में वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले जो वनवासी कुंभ यहाँ पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन कर, वनवासियों के जो भेद पैदा कर रहे हैं, आज का ये हमारा सम्मेलन कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़। और वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद ने, मैं तो गुजरात से आता हूं, मुझे मालूम है, वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच विशाल कुंभ में यहाँ देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है। ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। आपको कहते हैं वनवासी। हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? घटता जा रहा है ना। तो शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहाँ जंगल है वहाँ आप लोग रहो, जहाँ जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहाँ से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो? हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो? बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो? धमका के कैसे ले रहे हो? फिर ये सारी बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप लोग वनवासी बनो, अपना हक मत मांगो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मत लो, आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी करो। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले। बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़े, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओज की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखे, ऐसा भविष्य हम चाहते हैं। यही लड़ाई है। और आप जानते हो, जो आपने कहा कि मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत जगह है, प्यार है, मोहब्बत है। ये है विचार राहुल जी के, जो आदिवासियों को आदिवासी मानते हैं, और दूसरी तरफ विचार है अमित शाह जी के, बीजेपी के, आरएसएस के, जो आदिवासियों को वनवासी मानते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत आम बात होगी कि वनवासी आदिवासी में क्या अंतर है, पर बहुत बड़ा अंतर है। आदिवासी मतलब आदिकाल से जो इस धरती पर रह रहा है वो वहां का निवासी है। मतलब ये जल, जंगल, जमीन और ये पूरी धरती आदिवासियों की है, वहां के मालिक हैं। वनवासी का मतलब है कि सिर्फ वनों तक सीमित लोगों को वनवासी कह रहे हैं। मतलब उनकी भाषा में जंगली लोग, जो जंगल में रहते हैं। आज आदिवासी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं खुद, अगर कांग्रेस नहीं होती और रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं शायद डॉक्टर और सर्जन नहीं बन पाता। आज आदिवासी एडवोकेट बन रहे हैं, आज आदिवासी बड़े बड़े उद्योग शुरू कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आदिवासियों का अधिकार कांग्रेस ने और इस संविधान ने हम आदिवासियों को दिया है। तो जब आप वनवासी बोलते हो, जैसा राहुल जी ने कहा, तो इसका मतलब जिस दिन जंगल खत्म हो गए उस दिन आदिवासियों का अस्तित्व और आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी। और बीजेपी का यही एजेंडा है कि जंगल खत्म करो, आदिवासियों की पहचान खत्म करो, उनको मजदूर बनाओ, उनको गरीब बनाओ, उनको फैक्ट्रियों में काम करने पर छोड़ दो और मरने के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो यह अंतर है कि आदिवासी एक इतिहास है, एक शब्द नहीं, एक इतिहास है, और वनवासी एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है। और भाजपा के लिए आदिवासी क्या है? वो सिर्फ शो पीस है, जो कि उनकी ट्रॉफी की तरह वो अपने शोरूम में सजाकर रखते हैं। उनके लिए आदिवासी सिर्फ एक चुनाव का रबर स्टैंप है। और मैं आपको उदाहरण के साथ बोलूंगा, इन्होंने
राष्ट्रपति के लिए आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, जो मोहन मांझी जी, उनको बनाया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साहा जी को बनाया। पर इनकी हकीकत क्या है? आज ओडिशा में सेजीमाली में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। पर क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भी सवाल सरकार से करा? एक भी? क्यों मौन रही? विष्णुदेव सहाय खुद सरगुजा से आते हैं, जहां सरगुजा में हसदेव का जंगल है। जब जंगल कट रहे थे, उनके नेतृत्व में जंगल कट रहे थे, तो तब उन्होंने एक भी आदिवासी की आवाज उठाई? जब जंगलों से निकालकर जेलों में आदिवासियों को बंद करा गया, इन लोगों ने कुछ भी बोला? तो हकीकत यह है कि आप सब देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया के पास सारी सूचना है, पर लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ना पड़ेगी। जीतू भाई जो उड़ीसा से आते हैं, आपने सुना होगा कि जीतू मुंडा जी की एक बहुत दर्दनाक किस्सा जो उड़ीसा का सामने आया था। जब उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके बहन के खाते से रुपए नहीं मिल रहे थे, उन्होंने उनकी बहन का कंकाल निकालकर मुख्यमंत्री जी के जिले की ये बात बता रहा हूं, जहां से मोहन मांझी जी खुद आते हैं, ये उसी जिले की बात है। और आदिवासियों के साथ इस तरह से अत्याचार होता है, तब सब चुपचाप बैठे रहते हैं। देखिए, हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम इस व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में आदिवासी सिर्फ एक चेहरा है और जितने भी निर्णय लेने हैं वो कॉर्पोरेट बोर्डरूम से होते हैं। बजट को लेकर अमित शाह जी ने 24 तारीख की जो इनकी जनजातीय सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ, उसमें कहा कि हमने इतना बजट आदिवासियों को दिया। अगर इतना बजट आदिवासियों को आप दे रहे हो, तो आज सबसे ज्यादा कुपोषण आदिवासियों में क्यों है? आज सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासियों में क्यों है? और जो पैसा कानून है उसका पालन क्यों नहीं होता? जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका पालन क्यों नहीं होता? जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो हमारे लिए उपयोग क्यों नहीं होता? और ये मैं नहीं कह रहा, ये मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, जो भाजपा के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा दूसरी योजनाओं में उपयोग हो रहा है, पर आदिवासियों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके अधिकार के लिए इस चीज का उपयोग नहीं हो रहा। ये उनके खुद राज्यपाल कह रहे हैं। और यही नहीं कि जो इनकाउंटर की बात करी, अब बीजेपी वाले कहेंगे कि इनकाउंटर हो रहा है, नक्सल खत्म हो रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर भी हो रहे हैं। मंडला में फर्जी इनकाउंटर हुआ, मैंने खुद विधानसभा में इस सवाल को उठाया, सरकार जवाब नहीं दे पाई। तो जब हमारे लोगों को नक्सली बोलकर मारा जा रहा है, तो ये चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ये क्या कर रहे हैं? चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, क्या कर रहे हैं? उनको बनने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी हाउसिंग की लिस्टिंग की जा रही है, उसमें घर घर सरकारी अधिकारी जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि आप ट्राइबल हो नहीं हो। उसमें एसटी कॉलम है, पर अंदर की बात यह है कि उनके सुपरवाइजर ने, जो भी कर्मचारी वहां जा रहा है, उसको सीधे निर्देश दिए कि आप एसटी कॉलम में उनका नाम मत पंच करना, ऐप में मत डालना, आप अदर्स में करना। ये क्या न्याय है हमारे आदिवासियों के साथ में? और अभी जो बहुत बड़ा मुद्दा है यूसीसी को लेकर है, डीलिस्टिंग को लेकर है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बात कर रहे हैं, चाहे डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये आदिवासियों को पूरी तरह से उनकी पहचान और उनके अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी एक विशेष समुदाय है और उसके आधार पर उन्हें आरक्षण मिला है, संविधान में सुरक्षा मिली है, क्योंकि उनकी अलग परंपराएं हैं, उनकी अलग रीति रिवाज हैं। आदिवासी को आरक्षण जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए मिला है। आदिवासियों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिला है, जो कि ये डीलिस्टिंग में ये कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को बांट दो, उनको अलग कर दो और उनमें लड़ाई डाल दो, और उसके बाद जितने भी आदिवासी अधिकार हैं उनको छीन लो। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले ये आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, उनको जातियों के नाम पर बांट रहे हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों के नाम पर बांट रहे हैं। जब आदिवासी बढ़ जाएगा, उनका एसटी स्टेटस खत्म हो जाएगा, तब ये आदिवासियों का आरक्षण भी कम कर देंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम हो जाएगी तो उनका आरक्षण भी कम हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा खेल शुरू होगा। जो भी आदिवासी विधानसभाएं हैं, आदिवासी लोकसभाएं हैं, उनको कम कर दिया जाएगा। और यही नहीं,
आज सबसे ज्यादा किसी भी बड़े बड़े कॉरपोरेट को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? क्योंकि उनको खनिज संपदा चाहिए, उनको आदिवासियों की जमीन चाहिए, और वो कहां है? वो आदिवासियों के क्षेत्र में है। तो जब इनकी संख्या कम हो जाएंगी तो आदिवासी जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो भी अनारक्षित हो जाएंगे। तो जो जो नियम आज संविधान से इन जंगलों को सुरक्षित रख रहे हैं, आदिवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं, वो पूरी तरह से खत्म कर फिर इस देश को और इस जंगल को कोई नहीं बचा सकता। अगर आदिवासियों के जो आरक्षित क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के क्षेत्र खत्म कर दिए जाएंगे तो फिर उनको जंगल लूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। साथियों, भारत एक विशाल देश है और इसकी सबसे बड़ी ताकत हमारी डाइवर्सिटी है। जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग धर्म के, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी यूसीसी और डीलिस्टिंग के माध्यम से वो जो हमारी ताकत है डाइवर्सिटी, उसको खत्म करना चाहती है। मैं एक ऐतिहासिक चीज आपके सामने रख रहा हूं जो कि संविधान सभा में हमारे आदिवासियों के महान नेता जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में कहा था। उन्होंने कहा था, हम पहले आदिवासी हैं, हम बाद में भी आदिवासी हैं, हम आखिर में भी आदिवासी हैं। तुम नहीं तय करो सकते हमारा धर्म क्या होगा, तुम नहीं तय कर सकते हमारा वर्ग क्या होगा, तुम नहीं तय कर सकते हमारी परंपराएं क्या होगी, तुम नहीं तय कर सकते हमारी भाषा क्या होगी, तुम नहीं तय कर सकते हमारी सभ्यता क्या होगी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये सब कुछ तय कर गए हैं। तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल साफ है कि बीजेपी सांस्कृतिक एजेंट बनकर यह सोच रही है कि वो हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर सकती है, पर हकीकत यह है कि हम अपने अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और बीजेपी ये कान खोलकर सुन ले कि बिरसा मुंडा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। बिरसा मुंडा जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज जिनके लिए ये बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं पर उनकी विचारधारा नहीं समझ पा रहे हैं, बिरसा मुंडा जी ने पहले भी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उस समय तब के जमींदार और अंग्रेज हमारी जमीन छीन रहे थे, हमारे जंगल छीन रहे थे, हमारे साथ अन्याय हो रहा था। तो वो जो लड़ाई लड़ी थी आज भी वही चल रहा है। आज नए अंग्रेज आ गए हैं जो हमारी जमीन छीन रहे हैं। आज के जागीरदार कौन है? आज के जागीरदार ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हमारी जमीन छीनने के लिए तैयार हैं। और इसके खिलाफ जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं पूरी ताकत से और पूरे दम से। और हम लोग ये साफ करना चाहते हैं कि हम लोग अपने जंगल किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे और आदिवासियों को बंटने भी नहीं देंगे। जय हिंद, जय सेवा, जय जौहर, जय आदिवासी। मैं चाहूंगा कि हमारे पत्रकार साथी कुछ अगर सवाल करना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। सर, मैं हरिओम हूँ, झारखंड रिपोर्टर से। आदिवासी राज्य है हमारा और वहाँ हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म झारखंड रिपोर्टर अग्रणी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। हमारे 3 सवाल हैं। चूँकि अभी झारखंड प्रदेश में आदिवासियों में डीलिस्टिंग का मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है। डीलिस्टिंग पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? दूसरी, जनगणना में आदिवासियों के लिए कोई धर्म कोड अभी इस मौजूद नहीं है, जबकि जो 1871 में हुई थी और उसके बाद से 1961 तक के जनगणना में एक अलग धर्म कोड आदिवासियों के लिए था। 1961 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हटा दिया था उसे। तो आप ही की पार्टी कांग्रेस पार्टी अभी झारखंड में एक अलग धर्म कोड की मांग करती है। तीसरा सवाल, यूसीसी से अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो गृह मंत्री ने कहा है कि इससे आदिवासी बाहर रहेंगे, इस पे क्या राय है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो तीसरे सवाल से शुरू करते हैं। जो यूसीसी में इन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि आदिवासी इससे बाहर रहेंगे, आप कितना भरोसा कर सकते हैं इन पर? ये पहले कुछ और बोलते हैं, उसके बाद क्योंकि इन्होंने पहले बोला कि हम सबको इसके दायरे में लाएंगे और फिर
इसको लेकर जो आदिवासियों ने विरोध करा है और पूरे देश के आदिवासियों ने इसका विरोध करा है कि अगर यूसीसी में हमको डाला तो हम इस चीज का जबरदस्त तरीके से विरोध करें, तो अमित शाह जी का यह बयान डरने के बाद का है। इससे पहले के भी बयान निकाले जाएं जहां उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि हम पूरे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड में डालेंगे। पहली बात तो यह है। दूसरा, आपने सवाल करा है कि डीलिस्टिंग को लेकर। डीलिस्टिंग में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, डीलिस्टिंग में बीजेपी कह रही है कि जो लोग एक धर्म से नहीं होंगे उनको उससे बाहर कर दिया जाएगा। यही है डीलिस्टिंग। मैं आपसे सवाल करता हूं, आदिवासियों को आरक्षण धर्म के आधार पर मिला है कि नहीं मिला है? आदिवासियों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिला है। आदिवासियों को आरक्षण विशेष समुदाय के आधार पर मिला है। जो ऐतिहासिक अन्याय उनके साथ हुआ है उसको भरपाई करने के लिए मिला है। उनकी जो परंपराएं अलग है, उनकी जो पूजा पद्धति अलग है, उनकी जो रीति रिवाज अलग है, इसलिए आदिवासियों को आरक्षण मिला है। यह कभी भी धर्म के आधार पर नहीं मिला है। फिर आप धर्म के आधार पर आदिवासियों को क्यों बांट रहे हैं? और बांट क्यों रहे हैं? इसलिए ताकि आदिवासियों का प्रतिशत, उनकी जनसंख्या कम हो जाए और उसके बाद जो आरक्षित क्षेत्र है, चाहे वो आरक्षित विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, उनका जो अंक है वो गिर जाए और जो जमीन, खेल पूरा जमीन का है। जो आरक्षित क्षेत्र है वहां पर अभी बहुत नियम कायदे हैं, तो अगर वो अनारक्षित हो जाएगा, वहां पर जनसंख्या आदिवासियों की कम हो जाएगी, छठी और पांचवी अनुसूची में वो नहीं रहेगा, तो फिर ये धड़ल्ले से वहां जमीन भी छीनेंगे, वहां जंगल भी काटेंगे और खुद का साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। एक और सवाल आपने करा धर्म कोड को लेकर। हमने खुद ने ताकत से ये बात रखी है झारखंड में कि धर्म कोड का भी कॉलम होना चाहिए, एसटी कॉलम भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आदिवासियों का अलग धर्म है। हम देखिए, सब स्वतंत्र है, कौन सा धर्म अपनाते हैं, कौन सा धर्म नहीं अपनाते। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, आदिवासी इस धरती पर 50,000 साल पहले आया है। धर्म इस धरती पर सिर्फ 5,000 साल पहले आया है। तो आप आदिवासियों को यह कैसे बताएंगे कि आप अगर ये धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे? तो जो पहले आया है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसके जो अन्याय उसके साथ हुआ था और जो आरक्षण उसको संविधान में दिया गया है, जो संविधान ने अधिकार दिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन यूसीसी एक के बाद एक स्टेट में, असम में भी लिस्टेड हो गया, वहाँ पे भी पास हो जाएगा, एक एक स्टेट में पास हुआ जा रहा है। ऐसे में आपका प्लान क्या है? आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध है कहाँ? नहीं, देखिए, यूसीसी का जब आया था हमने लगातार इस चीज का विरोध करा है, बयानों के माध्यम से भी और आंदोलनों के माध्यम से। पूरे देश में यूसीसी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आप ये देखिए, यूसीसी ये लागू करने के लिए जा रहे थे, असम में सबसे पहले शुरू कर रहे थे, और तब जब वहां विरोध हुआ, क्योंकि चुनाव आ रहे थे, इन्होंने उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्योंकि इनका सीधा है कि हमें चुनाव से जो फायदा मिलना है, चुनाव से नुकसान होना है। और ये पार्टी ना आदिवासियों के लिए लड़ ही नहीं रही है, ना उनकी संस्कृति के लिए लड़ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए लड़ रही है और सत्ता के लिए लड़ रही है। Okay, thank you.